रासायनिक समन्वय में अब तक हमने पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि, पैराथायराइड ग्रंथि, इन सभी ग्रंथियों से निकलने वाले हार्मोनों और उन हार्मोनों की आपसी क्रियाओं का या उन हार्मोनों के द्वारा कौन कौन से प्रभाव और उनकी मात्रा कम या अधिक होने पर हमारे शरीर की क्रियाओं पर क्या क्या प्रभाव पड़ता है, ये सभी हम पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पर इस समय हम पढ़ रहे हैं पीनियल ग्रंथि। अब ये जो पीनियल ग्रंथि होती है ये कहाँ पर स्थित होती है, इससे कौन सा हार्मोन निकलता है और वो हार्मोन कार्य क्या करता है, ये अब हम इस टॉपिक में पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले मैं पीनियल ग्रंथि की अगर यदि बात करूं तो पीनियल ग्रंथि की उत्पत्ति, ये उत्पत्ति में होती है एक्टोडर्मल, ठीक है, यानी ये भ्रूणीय अवस्था में एक्टोडर्म से उत्पन्न होती है। फिर उत्पत्ति के बाद में इसके बात की जाए स्थान, तो ये स्थान आपको मालूम है एपिथैलेमस, एपिथैलेमस थैलेमस से पीनियल व्रंत के द्वारा, पीनियल व्रंत के द्वारा जुड़ी होती है, पीनियल व्रंत के द्वारा जुड़ी होती है। किससे जुड़ी होगी? एपिथैलेमस से। अब इसकी एक्चुअल पोजीशन की हम बात करें तो यहाँ पर आप लोगों को मैंने तंत्रिका तंत्र में बताया था कि ये जो डायन से पेलोन होता है यानी अग्र मस्तिष्क का जो अंतिम भाग होता है, उस अंतिम भाग में हमने 3 भाग पढ़े हैं। इसका जो छत वाला भाग होता है उस छती वाले भाग को हमने कहा है एपिथैलेमस। उसका नीचे का फर्श वाला जो भाग होता है ये कहलाता है हाइपोथैलेमस। और इसी हाइपोथैलेमस से कौन जुड़ी होती है? इसी हाइपोथैलेमस से जुड़ी होती है पीयूष एपिथैलेमस। और इसी फर्श वाले भाग से कौन क्या कहलाता है? हाइपोथैलेमस। और इस हाइपोथैलेमस से जुड़ी होती है पीयूष ग्रंथि और इसके दीवारों वाले भाग को हमने कहा है थैलेमस, ठीक है। अब ये जो एपिथैलेमस वाला भाग है, इसी एपिथैलेमस वाले भाग से को जुड़ी होती है पीनियल ग्रंथि। यहाँ पर ये जो भाग है ये ग्रंथि है पीनियल ग्रंथि। अब ये पीनियल ग्रंथि जिस व्रंत के द्वारा जुड़ी है उस व्रंत को पीनियल व्रंत द्वारा, ठीक है। कौन सी ग्रंथि जुड़ी हुई है? पीनियल ग्रंथि। और व्रंत कौन सा है? पीनियल व्रंत। यहाँ पर पीनियल व्रंत। अब ये जो पीनियल ग्रंथि है, इस पीनियल ग्रंथि के द्वारा हार्मोन कौन सा निकलता है? तो पीनियल ग्रंथि के द्वारा निकलने वाले जब हार्मोन की बात करते हैं तो इसके द्वारा स्राव होता है मेलेटोनिन हार्मोन का। किसका स्राव होता है? मेलेटोनिन का। अब ये जो मेलेटोनिन हार्मोन है, इस मेलेटोनिन हार्मोन की मात्रा दिन और रात में अलग अलग होती है। इस कारण यह हार्मोन सोने और जागने की क्रियाओं का नियंत्रण करता है। अब ये जो सोने और जागने की क्रियाएं हैं, इन्हीं को हम कहते हैं दैनिक लय। अब सुनिए, मेलेटोनिन, इस मेलेटोनिन का स्राव रात्रि में अधिक, रात्रि में अधिक, ठीक है। और रात्रि में अधिक होने के कारण ये सोने का प्रेरण करवाता है, सोने का प्रेरण यानी सोने की क्रिया। सोना यहाँ पर गोल्ड नहीं, स्लीपिंग से मतलब है, ठीक है। तो ये किसका प्रेरण करवाता है? सोने का प्रेरण यानी स्लीपिंग प्रोसेस को इंक्रीज करता है, ठीक है। फिर उसके बाद में इसे हार्मोन की मात्रा दिन के समय क्या होती है? कम होती है। रात के समय अधिक और दिन के समय कम, दिन के समय कम, यानी इसकी मात्रा रात्रि में तो ज्यादा और दिन में कम होती है, ठीक है। अब ये जो हार्मोन है या ये जो पीनियल ग्रंथि है, इस पीनियल ग्रंथि की क्रियाविधि दिन और रात में दोनों समय अलग अलग हो रही है। इस कारण ये हमारे शरीर में क्या कहलाती है? बायोलॉजिकल क्लॉक कहलाती है, यानी इसको जैविक घड़ी भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि घड़ी की तरह ये अलग अलग समय में अलग अलग रूप से क्रियाशील होती है, बायोलॉजिकल क्लॉक होती है। अब देखो, दिन और रात का पता किससे चलता है? प्रकाश की संवेदना के कारण। अब प्रकाश की संवेदना को ग्रहण करने का काम किसका होता है? नेत्र का। तो ये नेत्र की तरह ही प्रकाश की संवेदना को भी क्या करती है? ग्रहण करती है। इसी कारण इसको मानव का अवशेषी तीसरी नेत्र भी कहते हैं। तो अवशेषी तीसरा नेत्र। तो आप लोगों से ये दोनों प्रश्न पूछ ले जाए कि जैविक घड़ी कौन सी होती है? पीनियल ग्रंथि। अवशेषी तीसरा नेत्र कौन होती है? पीनियल ग्रंथि, ठीक। अब ये जो मेलेटोनिन है, ये मेलेटोनिन हार्मोन दैनिक लय यानी इसका सोने और जागने की क्रिया पर प्रभाव पड़ता है। तो ये शरीर के दैनिक लय का निर्धारण करता है, दैनिक लय का निर्धारण। और दैनिक लय की जो मूवमेंट होती है, उन मूवमेंट को हम कहते हैं सर्केडियन मूवमेंट। क्या कहते हैं? सर्केडियन मूवमेंट।
तो ये सर्केडियन जो मूवमेंट, जो क्रियाएं होती है, उन क्रियाओं का नियमन करवाता है, दैनिक लय का नियमन। या इसको हम सीधा सीधा ऐसे भी कह सकते हैं, सोने और जागने की क्रियाओं का नियंत्रण करवाता है। अब देखो, आपको मालूम होगा कि दिन के समय हमारी सक्रियता ज्यादा होती है, सक्रियता ज्यादा होती है तो ऊर्जा की आवश्यकता ज्यादा होती है, और ज्यादा ऊर्जा प्राप्त करने के लिए उपापचय का क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। तो ये उपापचय दर को भी प्रभावित करता है। इसी प्रकार से जैसे रात्रि के समय हम बात करें तो रात्रि के समय हम विश्राम करते हैं, विश्राम के समय उपापचय दर कम हो जाएगी, तो इस प्रकार ये उपापचय को भी प्रभावित करता है। फिर इसके अलावा तीसरा ये जो होता है, ये शरीर के तापमान का भी नियंत्रण करता है। अब आप लोग सोचें कि सर तापमान का नियंत्रण तो हाइपोथैलेमस का काम होता है, फिर किस प्रकार से मिलेटोनिन तापमान को नियंत्रित करता है। तो जब हम मिलेटोनिन की बात कर रहे हैं तो मिलेटोनिन डायरेक्टली टेम्परेचर रेगुलेशन से संबंधित नहीं है, ये केवल और केवल क्या काम करवाता है, यह हार्मोन दिन के समय कम निकलता है तो सक्रियता ज्यादा होती है, सक्रियता ज्यादा होती है तो ऊर्जा का उत्पादन ज्यादा, और ऊर्जा का उत्पादन ज्यादा हो जाएगा तो उससे बॉडी का टेम्परेचर भी इंक्रीज हो जाएगा। जबकि रात्रि के समय ऊर्जा का उत्पादन कम होगा तो बॉडी का टेम्परेचर भी कम हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये ऊर्जा या उपापचय के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से तापमान का नियंत्रण करता है। अब ये जो मिलेटोनिन हार्मोन है, ये प्रतिजनदीय हार्मोन होता है, प्रतिजनदीय हार्मोन। अब प्रतिजनदीय हार्मोन क्या होते हैं, इसको हम कहते हैं एंटी गोनाड हार्मोन। अब ये जो प्रतिजनदीय या एंटी गोनाड है, इसका अर्थ क्या होता है, एंटी का मतलब होता है विरोधी और गोनाड का मतलब होता है जनन अंग, यानी ये जनन अंग जो होते हैं उन जनन अंगों के विकास को रोकता है, जननांगों के विकास को रोकने का काम करवाता है। कौन करवाता है, ये मिलेटोनिन। अब मिलेटोनिन की मात्रा कब ज्यादा होती है, रात में, और ये जननांगों के विकास को रोकता है। तो रात में जब इसकी मात्रा ज्यादा है तो जो व्यक्ति कंटिन्यूअसली मतलब लंबे समय से कम तापमान में कम प्रकाश में रह रहा है तो उसमें मिलेटोनिन की मात्रा ज्यादा। मिलेटोनिन जननांगों के विकास को रोकता है तो उसमें लैंगिक परिपक्वता आने में समय लगेगा। क्यों? क्योंकि उसके जननांगों का विकास ही नहीं हो रहा। जबकि जहां पर लंबे या दिन होते हैं या अधिक तापमान होता है वहां पर मिलेटोनिन की मात्रा कम। अब मिलेटोनिन जननांगों को रोकता है तो रोकने वाला नहीं है, इसका मतलब जननांगों का विकास जल्दी होगा, और जननांगों का विकास जल्दी होगा तो लैंगिक परिपक्वता जल्दी आएगी। तो इस प्रकार आप लोग देख सकते हैं कि पीनियल ग्रंथि किसी भी व्यक्ति में उसकी दैनिक दिनचर्या को नियंत्रित करने का काम करती है, और इससे जो निकलने वाला मिलेटोनिन होता है उस मिलेटोनिन हार्मोन की मात्रा दिन और रात में अलग अलग होती है। इस कारण इसको बायोलॉजिकल क्लॉक, जैविक घड़ी भी कहते हैं, और ये प्रकाश की संवेदना के अनुसार कार्य करती है। इस कारण इसको अवशेषी तीसरा नेत्र भी कहते हैं। अब ये जो पीनियल ग्रंथि है, इस पीनियल ग्रंथि के बाद में दूसरी जो ग्रंथि हम पढ़ रहे हैं वो दूसरी ग्रंथि है एड्रिनल ग्रंथि। ठीक है, अब ये जो एड्रिनल ग्रंथि है, इसी एड्रिनल ग्रंथि का दूसरा नाम है अधिवृक्क ग्रंथि। ठीक है, अब ये नाम क्यों पड़ा, इसकी उत्पत्ति ये कैसे होती है, ध्यान से सुनिएगा। जब हम इस एड्रिनल ग्रंथि की उत्पत्ति की बात करते हैं, उत्पत्ति, तो ये उत्पत्ति में होती है एक्टोमीजोडर्मल, यानी एक्टोडर्म से भी उत्पन्न होती है और मीजोडर्म से भी उत्पन्न होती है। तो उत्पत्ति में एक्टोमीजोडर्मल। अब एक्टोमीजोडर्मल का मतलब क्या है वो मैं आप लोगों को थोड़ी देर में इस एड्रिनल की संरचना में समझाने वाला हूं। अब ये जो एड्रिनल ग्रंथि है, ये स्थिति जब हम इसके स्थान की बात करते हैं तो स्थिति कहां पर प्रेजेंट होती है, किडनी के ऊपर। किसके ऊपर? किडनी के ऊपर। और किडनी के ऊपर कैसी होती है, टोपी के समान होती है। तो किडनी के ऊपर टोपी समान संरचना पाई जाती है, और टोपी की तरह पाई जाने के कारण ही इसको कहते हैं एड्रिनल। तो यहाँ पर ध्यान से सुनिए, ये है एड्रिनल ग्रंथि। ये तो हो गई कौन, किडनी, और किडनी को हम हिंदी में क्या कहते हैं, वृक्क कहते हैं। तो ये जो वृक्क या किडनी है, इसी किडनी के ऊपर टोपी समान संरचना, यही संरचना क्या कहलाती है, एड्रिनल। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर इसको एड्रिनल नाम क्यों दिया, तो यहाँ पर दो शब्द हैं।
पहला शब्द तो है एड। अब ये जो एड शब्द है इसका अर्थ होता है ऊपर, और दूसरा है रीनल। ये जो रीनल है इसका मतलब होता है वृक। तो वृक के ऊपर पाई जाने के कारण ही इसका नाम क्या पड़ा हुआ है, अधिवृक ग्रंथि या एड्रिनल ग्रंथि। अब ये जो एड्रिनल ग्रंथि है, इस एड्रिनल ग्रंथि की संरचना कैसी होती है और इससे कौन कौन से हार्मोन स्रावित होते हैं। तो अब हम पढ़ रहे हैं एड्रिनल ग्रंथि की संरचना। तो एड्रिनल ग्रंथि की संरचना को पढ़ने के लिए इसका जब हम मतलब इस प्रकार से अनुदैर्ध्य जब काटते हैं तो उसके अनुदैर्ध्य काट में इस प्रकार से हमारे को दो स्तर दिखाई देते हैं, एक तो बाहर वाला स्तर और दूसरा अंदर वाला स्तर। कितने स्तर दिखाई देते हैं, दो। अब इस एड्रिनल का जो बाहरी स्तर है वो बाहरी स्तर तो कहलाता है कोर्टेक्स। क्या कहलाता है, कोर्टेक्स। और इसका अंदर वाला जो स्तर है ये कहलाता है मेडुला। तो एड्रिनल ग्रंथि के कितने भाग हो गए, दो भाग। बाहर वाला भाग तो क्या है, कोर्टेक्स, और अंदर वाला भाग क्या है, मेडुला। अब ये जो कोर्टेक्स वाला भाग है, ये कोर्टेक्स वाला भाग उत्पत्ति में होता है मेसोडर्मल। कैसा होता है, मेसोडर्मल। यानी ये किससे उत्पन्न होता है, मेसोडर्म से उत्पन्न होता है। ठीक है। अब ये मेसोडर्मल से उत्पन्न कोर्टेक्स वाला जो भाग है, इस कोर्टेक्स वाले भाग से जो हार्मोन निकलते हैं, उन हार्मोनों को सम्मिलित रूप से इससे निकलने वाले जो हार्मोन है वो हार्मोन को कोर्टिकोइड कहते हैं। क्या कहते हैं, कोर्टिकोइड। यानी इससे कोर्टेक्स भाग से निकलने वाले हार्मोनों को कोर्टिकोइड्स कहते हैं। तो जितने भी हार्मोन इससे पढ़ेंगे उन सभी के अंत में हम कौन सा शब्द लगाएंगे, कोर्टिकोइड। अब ये जो कोर्टिकोइड है, ये कोर्टिकोइड किसके व्युत्पन्न होते हैं, आप लोगों ने एक वसा पढ़ी होगी जिसको हम कहते हैं कोलेस्ट्रॉल। तो ये सारे के सारे हार्मोन किसके व्युत्पन्न होते हैं, कोलेस्ट्रॉल के व्युत्पन्न होते हैं। अब कोलेस्ट्रॉल के व्युत्पन्न होने से इन हार्मोनों को कहते हैं स्टेरॉयडल हार्मोन। तो ये एड्रिनल कोर्टेक्स से निकलने वाले हार्मोन प्रकृति में कैसे होते हैं, स्टेरॉयडल, और इनको कहते क्या है, कोर्टिकोइड। ठीक है। अब ये जो कोर्टिकोइड है, ये कोर्टिकोइड समझ में आ गई है, इतनी सी बात। अब ये जो एड्रिनल कोर्टेक्स पार्ट है, ये एड्रिनल कोर्टेक्स पार्ट ध्यान से सुनिएगा, इससे जो हटाने से जो रोग होता है, एड्रिनल कोर्टेक्स हटाने पर, ध्यान सुनिए, हटाने पर, अब इस पार्ट को हटाएंगे तो कोर्टिकोइड होंगे क्या, नहीं। अब जब कोर्टिकोइड्स नहीं होंगे तो उन कोर्टिकोइड्स की कमी के कारण जो भी लक्षण प्रकट हुए थे, उन लक्षणों को थॉमस एडिसन ने नाम दिया था एडिसन का रोग। अब ये जो एडिसन का रोग है, ये एडिसन का रोग के बारे में किसने बताया, थॉमस एडिसन ने। और इसी कारण एडिसन को, ध्यान से सुनिएगा, इसी कारण एडिसन को किसका जनक कहते हैं, एडिसन को अंतःस्रावी विज्ञान का जनक कहते हैं। अंतःस्रावी विज्ञान का जनक कौन होता है, एडिसन। ठीक है। क्यों कहा, क्योंकि उसने बताया कि एड्रिनल कोर्टेक्स को हटाने पर एडिसन का रोग होता है, और इसी कारण इसको एंडोक्राइनोलॉजी का जनक कहते हैं। समझ में आ गई वाली बात। तो यहाँ पर बाहर वाला भाग कौन सा है, कोर्टेक्स, जो उत्पत्ति में कैसा होता है, मेसोडर्मल, और इससे निकलने वाले हार्मोनों को क्या कहते हैं, कोर्टिकोइड्स। अब ये कोर्टिकोइड्स किसके व्युत्पन्न होते हैं, कोलेस्ट्रॉल के व्युत्पन्न होते हैं, इस कारण इनको स्टेरॉयडल हार्मोन कहते हैं। अब अगर यदि इस कोर्टेक्स भाग को हटा दिया जाए तो यहाँ पर कोर्टिकोइड्स क्या हो जाएंगे, अनुपस्थित हो जाएंगे। अब इन कोर्टिकोइड्स के अनुपस्थित होने पर जो बीमारी होती है, उस बीमारी को कहते हैं एडिसन का रोग। और इस एडिसन के रोग के बारे में किसने बताया था, थॉमस एडिसन ने। इसी कारण इस एडिसन को अंतःस्रावी विज्ञान का जनक कहते हैं। अब दूसरा भाग इस एड्रिनल ग्रंथि का जब हम देख रहे हैं तो इसका दूसरा जो भाग है वो दूसरा भाग कौन है, मेडुला। ठीक है। अब ये जो मेडुला वाला भाग है, इस मेडुला वाले भाग में पाई जाती है अनुकंपी तंत्रिकाएं। कौन उपस्थित होती है, अनुकंपी तंत्रिका उपस्थित। अब जब इस भाग में अनुकंपी तंत्रिकाएं उपस्थित है तो आप लोगों को थोड़ा सा तंत्रिका तंत्र का याद आ रहा हो तो मैंने बताया था कि तंत्रिका तंत्र की उत्पत्ति कैसी होती है, एक्टोडर्मल, और ये भाग भी किसका बना हुआ है, तंत्रिकाओं का बना हुआ है, तो इसकी उत्पत्ति भी कैसी होती है, एक्टोडर्मल होती है। ठीक है। कौन सी उत्पत्ति होती है, एक्टोडर्मल उत्पत्ति का होता है। तो इसका बाहर वाला कोर्टेक्स भाग तो कौन सा है, मेसोडर्मल, और अंदर वाला भाग मेडुला कैसा है, एक्टोडर्मल। इस कारण इस एड्रिनल ग्रंथि की कुल उत्पत्ति कैसी हो जाती है, एक्टोमेसोडर्मल हो जाती है। ठीक है। अब उसके बाद में ये जो भाग है, इस भाग से कौन सा हार्मोन निकलता है और वो हार्मोन किसका बना होता है, तो इससे जो निकलने वाले हार्मोन है, ये हार्मोन होते हैं एमिनो अम्ल के व्युत्पन्न।
एमिनो अम्ल के व्युत्पन्न हार्मोन होते हैं। अब ये जो एमिनो अम्ल के व्युत्पन्न हार्मोन है, इस व्युत्पन्न हार्मोन का नाम क्या है? तो इससे जो निकलने वाले हार्मोन है आप लोग जानते हैं, उनमें से एक तो है एड्रेनलिन और दूसरा हार्मोन है नोर एड्रीनलिन। तो यहाँ पर इस एड्रिनल ग्रंथि के मेडुला भाग से कौन कौन सा हार्मोन निकलता है? एड्रेनलिन और नोर एड्रेनलिन। ये दोनों किससे व्युत्पन्न होते हैं? किससे उत्पन्न होते हैं? तो ये उत्पन्न होते हैं एमिनो अम्लों से व्युत्पन्न होते हैं। ठीक है, अब ये एमिनो अम्लों से व्युत्पन्न है, इसी कारण इन दोनों हार्मोनों को कैटेकोल एमीन भी कहते हैं। क्या कहेंगे? कैटेकोल एमीन। तो आप लोगों से ऐसा प्रश्न पूछा जाए कि ये कैटेकोल एमीन कहां से स्रावित होते हैं, तो कैटेकोल एमीन किससे स्रावित होते हैं? एड्रिनल ग्रंथि के मेडुला भाग से स्रावित होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ये अनुकंपी तंत्रिकाएं क्या होती है, ये भी आप लोगों को थोड़ा सा याद आ गया होगा कि जब हमने तंत्रिका तंत्र पढ़ा था तो उसमें एक तंत्र पढ़ा था स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, जिसमें संकुचन हमारी इच्छा के अनुसार या जिसकी क्रियाएं हमारी इच्छा के अनुसार नहीं होती, और ये तंत्र हमारे शरीर के अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है। तो यहाँ पर अनुकंपी तंत्रिका तंत्र और अनुकंपी तंत्रिका तंत्र भय, क्रोध, उत्तेजना के समय सक्रिय होता है। तो यहाँ पर भी देखिए ये कौन सी तंत्रिकाओं का बना हुआ है? अनुकंपी तंत्रिकाओं का। तो ये भी कौन सी क्रियाओं का रेगुलेशन करेगा? भय, क्रोध और उत्तेजना का नियमन करेगा। अब उसके बाद में ये जो एड्रिनल का कोर्टेक्स वाला भाग है, इस कोर्टेक्स वाले भाग की संरचना भी एक समान नहीं होती, यानी ये भाग फिर से कितने भागों में बटा हुआ होता है? फिर से ये 3 भागों में बटा हुआ होता है। अब ये 3 भाग कौन कौन से हैं? तो सुनिएगा, इस प्रकार से यहाँ पर ये एड्रिनल का कोर्टेक्स वाला भाग हो गया। अब इस कोर्टेक्स भाग में कितने भाग? 3 भाग। अब इसका जो सबसे बाहर का भाग है, वो सबसे बाहर का भाग कहलाता है जोना ग्लोमेरुलोसा। क्या कहलाएगा? जोना ग्लोमेरुलोसा। अब ये जो जोना ग्लोमेरुलोसा है, ध्यान से सुनिएगा, ये सबसे बाहरी भाग है, और इस जोना ग्लोमेरुलोसा के द्वारा जो हार्मोन निकलते हैं, उन हार्मोनों को हम कहते हैं मिनरलोकोर्टिकोइड। मिनरलोकोर्टिकोइड। यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखिए, मैंने मिनरलोकोर्टिकोइड, यहाँ पर मैंने इनके अंत में फिर से क्या लगाया है? कोर्टिकोइड। क्यों? क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था कि एड्रिनल कोर्टेक्स से कौन से हार्मोन निकलते हैं? कोर्टिकोइड। अब ये जो मिनरलोकोर्टिकोइड निकल रहा है, इस मिनरलोकोर्टिकोइड का नाम है एल्डोस्टेरोन। क्या नाम है? एल्डोस्टेरोन। तो इस एड्रिनल ग्रंथि का कोर्टेक्स का सबसे बाहरी भाग कौन है? जोना ग्लोमेरुलोसा। जोना ग्लोमेरुलोसा से कौन सा हार्मोन निकल रहा है? मिनरलोकोर्टिकोइड। और ये मिनरलोकोर्टिकोइड कौन सा है? एल्डोस्टेरोन। अब ये मिनरलोकोर्टिकोइड हमारे शरीर में कोई ना कोई काम करवाएगा। तो क्या काम करवाएगा? जैसे नाम में ही लिखा हुआ है, मिनरल्स को रेगुलेट करने का काम करता है। यानी ये क्या काम करवाएगा? ये हार्मोन सोडियम के तो अवशोषण को, ध्यान से सुनिए, सोडियम का अवशोषण और पोटेशियम का उत्सर्जन बढ़ाता है। यानी सोडियम के अवशोषण और पोटेशियम के उत्सर्जन को बढ़ाने का काम करवाता है। यानी ये हार्मोन ज्यादा मात्रा में होगा तो हमारे शरीर में सोडियम की मात्रा तो बढ़ेगी और पोटेशियम की मात्रा कम हो जाएगी। तो मिनरलोकोर्टिकोइड का क्या काम हो गया? सोडियम के अवशोषण को बढ़ाना और पोटेशियम के उत्सर्जन को कम करना। तो इस प्रकार से आप लोग देख रहे होंगे ये किसका नियंत्रण करवा रहा है? ये हमारे शरीर में नियंत्रण करवा रहा है साल्ट यानी लवणों का नियंत्रण करवाता है। ठीक है, अब ये जो सोडियम और पोटेशियम है, ये सोडियम और पोटेशियम आप लोगों को मालूम होगा, तंत्रिका आवेग के समय बताया था कि ये आवेग संचरण में प्रयुक्त होने वाले दोनों मुख्य आयन होते हैं। तो पहला भाग तो कौन सा हो गया? जोना ग्लोमेरुलोसा। जोना ग्लोमेरुलोसा के बाद में इसका जो दूसरा भाग होता है, ये दूसरा बीच वाला भाग है, ये बीच वाला भाग कहलाता है जोना फेसिकुलेटा। क्या कहलाता है? जोना फेसिकुलेटा। अब ये जो जोना फेसिकुलेटा भाग है, इस जोना फेसिकुलेटा भाग से जो हार्मोन निकलते हैं, उन हार्मोनों को हम कहते हैं ग्लूकोकोर्टिकोइड। ग्लूकोकोर्टिकोइड। ग्लूकोकोर्टिकोइड कहां से निकलते हैं? जोना फेसिकुलेटा से। अब देखो यहाँ पर इन हार्मोनों के जब काम की बात करते हैं तो यहाँ पर इन हार्मोनों के वैसे तो प्रकार 2 प्रकार के होते हैं। इनमें से जो पहला प्रकार है, वो पहला प्रकार तो है कोर्टिसोन। एक तो कौन है? कोर्टिसोन।
कोर्टिसोन, और दूसरा जो प्रकार की बात करते हैं तो दूसरा प्रकार होता है कोर्टिसोल। तो इनके कितने प्रकार हो गए? 2 प्रकार हो गए, एक तो कोर्टिसोन और दूसरा कौन हो गया? कोर्टिसोल। अब यहाँ पर इन हार्मोनों के जब कार्य की बात करते हैं तो पहला कार्य तो इनका यही हो जाएगा ग्लूकोज के उपापचय को, ग्लूकोज उपापचय को नियंत्रित करने का। यानी इनका मुख्य कार्य क्या है? ग्लूकोज के उपापचय का नियंत्रण करना। क्यों? क्योंकि नाम में ही क्या है? ग्लूकोकोर्टिकोइड। फिर उसके बाद में दूसरा, ये दूसरे काम में आते हैं प्रतिशोथज। कैसे होते हैं? प्रतिशोथज। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर ये प्रतिशोथज क्या होते हैं? शोथज का मतलब होता है इन्फ्लेमेशन। क्या होता है? इन्फ्लेमेशन। अब ये इन्फ्लेमेशन क्या होता है? सुनिए, जैसे मान लो हमारे किसी अंग में चोट लग जाती है, तो चोट लगने के बाद में उस अंग में सूजन आ जाती है। उस अंग में सूजन आने के साथ साथ में वहां पर दर्द भी होता है। तो ये दर्द की, सूजन की, उसका लाल होने की जो प्रोसेस है, यही प्रोसेस कहलाती है इन्फ्लेमेशन। तो ये हार्मोन उस इन्फ्लेमेशन की क्रिया को कम करता है, इसी कारण इसको प्रतिशोथज हार्मोन कहते हैं। दूसरा इसमें जो गुण होता है वो गुण होता है एंटीहिस्टामिन का। कौन सा गुण होता है? एंटीहिस्टामिन। अब हिस्टामिन क्या होता है आप लोगों को मालूम हो तो परिसंचरण तंत्र में आप लोगों को रक्त कोशिकाएं बताई थी बेसोफिल्स, और उन्हीं बेसोफिल्स को एंडोथेलियल जो ऑर्गन्स है या जो संयोजी ऊतक है, उस संयोजी ऊतक में जाने के बाद में हम क्या कहते हैं? मास्ट कोशिकाएं। और इन मास्ट कोशिकाओं से एलर्जी के समय हिपेरिन, हिस्टामिन और सीरोटोनिन पदार्थों का स्राव होता है। तो एलर्जी के समय निकलने वाला जो हिस्टामिन है ये उस हिस्टामिन की मात्रा को कम करता है। इस कारण इनका उपयोग हम एंटीहिस्टामिन की तरह भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद में ये क्या काम करवाते हैं? ये काम करवाते हैं आरबीसी निर्माण का प्रेरण, यानी आरबीसी के निर्माण को प्रेरित करते हैं। ठीक है, तो इन दोनों तीनों कार्यों के आधार पर देखो, ग्लूकोज के उपापचय को प्रेरित करेंगे, फिर उसके बाद में प्रतिशोथज यानी हमारे प्रतिरक्षा तंत्र की क्रियाविधि को कम करेंगे, जिससे दर्द भी कम होगा, जिससे सूजन भी कम होगी और उससे एलर्जी भी कम हो जाएगी। और आरबीसी के निर्माण का क्या करते हैं? प्रेरण करते हैं। फिर उसके बाद में तीसरा और जो अंतिम भाग है, वो तीसरा और अंतिम भाग ध्यान से सुनिएगा, ये सबसे अंदर वाला जो भाग है, ये अंदर वाला भाग कहलाता है जोना रेटिकुलेटा। तो इस प्रकार से तीनों भाग हो गए, जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना फेसिकुलेटा और तीसरा और अंतिम भाग है जोना रेटिकुलेटा। अब ये जो जोना रेटिकुलेटा भाग है, इस जोना रेटिकुलेटा भाग से निकलने वाला जो हार्मोन है, ये हार्मोन होते हैं गोनेडोकोर्टिकोइड। ठीक है, गोनेडोकोर्टिकोइड। अब आप लोगों को अभी थोड़ी देर पहले बताया मैंने कि गोनेडोकोर्टिकोइड, गोनाड का मतलब क्या होता है? जननांग। तो ये किस पर क्रिया करेंगे? जननांगों पर क्रिया करेंगे। और जननांगों पर क्रिया करके क्या काम करवाएंगे? ये लैंगिक लक्षणों का नियंत्रण करवाते हैं। लैंगिक लक्षण का नियंत्रण कौन करवाएंगे? लैंगिक लक्षण का नियंत्रण करवाएगा गोनेडोट्रोपिन। और लैंगिक लक्षणों को हम कहते हैं सेक्सुअल कैरेक्टर्स। तो ये सेक्सुअल कैरेक्टर्स का नियंत्रण करवाते हैं, चाहे वो नर हो चाहे मादा हो। ठीक है, और ये जो तीनों के तीनों हार्मोन है, चाहे मिनरलोकोर्टिकोइड हो, चाहे ग्लूकोकोर्टिकोइड हो, चाहे गोनेडोकोर्टिकोइड हो, ये तीनों के तीनों हार्मोन किसके व्युत्पन्न होते हैं? कोलेस्ट्रॉल के व्युत्पन्न होते हैं। इस कारण इनको क्या कहते हैं? स्टेरॉइडल हार्मोन कहते हैं। ठीक है, अब उसके बाद में यहाँ पर देखो, ये किसको रेगुलेट कर रही है? सॉल्ट को। ये किसको रेगुलेट कर रही है? ग्लूकोज को। और ग्लूकोज क्या होती है? शर्करा होती है। तो ये किसका रेगुलेशन करवा रही है? शुगर का। और फिर तीसरा जो रेटिकुलेटा वाला भाग है, वो किसका रेगुलेशन करवा रहा है? सेक्सुअल कैरेक्टर का। अब देखो, फिर उसके बाद में हम बात करते हैं एड्रिनल मेडुला। अब ये जो एड्रिनल मेडुला है, ये मेडुला कब सक्रिय होती है? ये सक्रिय होती है लड़ाई में। ठीक है, लड़ाई को हम कहते हैं फाइट। क्या कहते हैं? फाइट। फिर इसके बाद में मान लो लड़ाई तो चल रही है, उस लड़ाई में हमारे को ऐसा लगा कि हम मरने वाले, तो वहां से क्या करते हैं? भागते हैं। तो वहां से भागो। ठीक है, तो लड़ो, भागो। भागने के लिए हम काम में लेते हैं फ्लाइट। ठीक है, फिर इसके अलावा कोई अजनबी चीज या कोई ऐसी चीज देख ले जिससे हमारे को बहुत ही ज्यादा क्या लगे? डर लगे, तो इसको कहते हैं फियर।
तो ये तीनों कंडीशन कौन कौन सी हो गई, फाइट, फियर और फ्लाइट। तो यहाँ पर ये इन तीनों कंडीशन को रेगुलेट करने का काम करवाती है। कौन करवाती है, एड्रिनल का मेडुला भाग। इसी कारण इस मेडुला भाग को 3F ग्रंथि भी कहते हैं। 3F ग्रंथि। तो 3F ग्लैंड कौन सी हो गई, एड्रिनल मेडुला। क्यों कहा, क्योंकि ये फाइट, फियर और फ्लाइट इन तीनों को रेगुलेट करने का काम करती है। अब आप लोग इन तीनों परिस्थितियों को देखिए, क्या ये तीनों परिस्थितियां सामान्य परिस्थितियां हैं कि तनावपूर्ण परिस्थितियां हैं। तो आप लोग देखेंगे ये तीनों तनावपूर्ण परिस्थितियां हैं। इस कारण इस भाग से जो निकलने वाले हार्मोन है, इन्हीं हार्मोनों को हम तनाव हार्मोन कहते हैं। यानी ये हमारे शरीर में तनाव या स्ट्रेस के समय ही स्रावित होते हैं। समझ में आ गई वाली बात। अब देखो यहाँ पर जैसे सीधी सी थोड़ी सी देर के लिए बात करें कि हमारे पीछे कोई कुत्ता लगा हुआ है, तो अब कुत्ता लग गया तो उसके बाद में अब हमारी टेंडेंसी क्या होगी, या तो उस कुत्ते से लड़े या फिर उस कुत्ते के आगे भागे। ठीक है, अब कुत्ता ज्यादा बड़ा है, हम लड़ नहीं सकते, तो हम वहां से क्या करेंगे, भागेंगे। अब भागने के लिए क्या चाहिए होती है, पैरों को एनर्जी। तो उस कंडीशन में ये एड्रिनल ग्लैंड जो होती है, ये एड्रिनल ग्लैंड का मेडुला भाग सक्रिय होगा और सक्रिय होकर अत्यधिक मात्रा में एड्रिनलिन और नोर एड्रिनलिन का स्राव करवाएगा। अब ये एड्रिनलिन और नोर एड्रिनलिन इस कुत्ते के आने के कारण जो विषम परिस्थितियां उत्पन्न हुई है, उन विषम परिस्थितियों से लड़ने के लिए ये क्या काम करवाएंगे। अब ऊर्जा की आवश्यकता ज्यादा है तो ये क्या काम करवाएंगे, हृदय दर को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, हृदय दर अधिक। ठीक है, हृदय दर अधिक होने के साथ साथ में श्वसन दर भी अधिक हो जाएगी। श्वसन दर अधिक हो जाएगी तो ऊर्जा उत्पादन भी क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। अच्छा, ऊर्जा का उत्पादन अधिक हो जाएगा तो परिसंचरण की दर भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो इस प्रकार से आप लोग देख रहे होंगे कि ये सारे के सारे जो भी एड्रिनलिन और नोर एड्रिनलिन हार्मोन है, ये हमारे शरीर को विपरीत परिस्थितियों से लड़ने में सहायता करवाते हैं। इसी कारण इनको तनाव हार्मोन कहते हैं। अब आप लोग इस कंप्लीट देखो 3F वाला भाग तो कौन सा है, एड्रिनल मेडुला। क्यों कहा, क्योंकि ये फाइट यानी लड़ने, भागने और डरने, इन तीनों का नियंत्रण करवाता है। फिर उसके बाद में अगर यदि इस कंप्लीट एड्रिनल ग्रंथि की बात करें तो इस कंप्लीट एड्रिनल ग्रंथि में पहला जो भाग है ये किसका नियंत्रण करवा रहा है, सोल्ट का। दूसरा भाग किसका नियंत्रण करवा रहा है, शुगर का। तीसरा भाग किसका नियंत्रण करवा रहा है, सेक्सुअल कैरेक्टर का। और चौथा भाग यानी मेडुला किसका नियंत्रण करवा रहा है, स्ट्रेस का। इसी कारण इस ग्रंथि को 4S ग्रंथि भी कहते हैं। 4S ग्लैंड कहने का कारण क्या है, बिकॉज ये ग्लैंड किस किस को रेगुलेट करती है, साल्ट, ये ग्लैंड रेगुलेट करती है शुगर, ये ग्लैंड रेगुलेट करती है सेक्सुअल कैरेक्टर, और सेक्सुअल कैरेक्टर के साथ साथ में किसका रेगुलेशन करवाती है, कैरेक्टर, और उसके साथ में रेगुलेशन करवाती है स्ट्रेस का। इसी कारण इसको 4S ग्लैंड कहते हैं। तो यहाँ पर एड्रिनल ग्लैंड के कौन कौन से हार्मोन क्या क्या काम करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब सुनिएगा, फिर उसके बाद में ये जो हार्मोन है, ये हार्मोन की मात्रा कम या ज्यादा हो जाए तो क्या होगा, सुनिए। अगर यदि जैसे हम सीधी सी बात करें, यहाँ पर ये मिनरलोकोर्टिकोइड, ये मिनरलोकोर्टिकोइड सोडियम और पोटेशियम को मेंटेन करने का काम करते हैं। अगर यदि इस हार्मोन की मात्रा कम या ज्यादा हो जाए तो उस कंडीशन में सोडियम पोटेशियम की मात्रा भी कम ज्यादा हो जाएगी। और सोडियम और पोटेशियम क्या काम करते हैं आप लोगों को मालूम हो तो बताया था कि ये कोशिका झिल्ली में सोडियम पोटेशियम पंप होता है, जिसमें 3 सोडियम बाहर और 2 पोटेशियम अंदर की ओर जाते हैं। तो उसी और सोडियम के गेट अंदर की ओर खुलने से, सोडियम के गेट खुलने से क्या उत्पन्न होता है, सक्रिय विभव उत्पन्न होता है। यानी ये किस में काम में आता है, आवेग संचरण के काम में आता है। अगर यदि इस सोडियम और पोटेशियम की मात्रा कम या ज्यादा हो गई तो आवेगों का संचरण नहीं हो पाएगा, तो हमारे मस्तिष्क तक सूचनाएं नहीं जाएंगी या फिर मस्तिष्क से सूचनाएं वापस नहीं आएगी। ठीक है। दूसरा, ये कौन सा हार्मोन है, ग्लूकोकोर्टिकोइड। ग्लूकोकोर्टिकोइड हार्मोन की मात्रा कम या ज्यादा होने से उपापचय क्रियाओं के लिए ग्लूकोज उपलब्ध नहीं होगा। समझ में आ गई वाली बात। तो इस कारण ये जो दोनों हार्मोन है, चाहे मिनरलोकोर्टिकोइड हो चाहे ग्लूकोकोर्टिकोइड हो, और इन दोनों हार्मोनों को जीवन रक्षक हार्मोन कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये दोनों के दोनों हार्मोन जीवन की रक्षा के लिए अत्यंत आवश्यक है।
ठीक है। और इन दोनों में से भी अगर यदि हम बात करें तो ग्लूकोकोर्टिकोइड को ज्यादा माना जाता है। तो यहाँ पर आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि एड्रिनल कोर्टेक्स भाग को हटाने पर कौन सा रोग होता है। जो अभी अभी आप लोगों को बताया था कि एड्रिनल कोर्टेक्स को हटाने पर कौन सा रोग होता है, एडिसन का रोग होता है। और इसके बारे में बताया किसने था, इसके बारे में बताया था थॉमस एडिसन ने, और उसी कारण उसको अंतःस्रावी विज्ञान का जनक कहते हैं। ठीक है। अब उसके बाद में तीसरा, अगर यदि इस हार्मोन की यानी गोनेडोट्रोपिन की मात्रा कम या ज्यादा होने की बात करें, तो अगर यदि इस हार्मोन की मात्रा, ध्यान से सुनिएगा, मादा में अधिक हो जाए, ध्यान से सुनिएगा, अगर यदि इसकी मात्रा मादा में अधिक हो जाए, यानी महिलाओं में इस हार्मोन की मात्रा क्या हो गई, अधिक हो गई, ठीक है। तो इस हार्मोन की मात्रा अधिक होने पर अब उनमें क्या परिवर्तन होगा, तो उनमें शरीर पर अधिक बालों का निर्माण हो जाएगा, शरीर पर अधिक बाल उत्पन्न हो जाएंगे। और जब शरीर पर अधिक बाल उत्पन्न होंगे तो इसी घटना को कहते हैं एड्रिनल विरलिज्म। क्या कहेंगे, एड्रिनल विरलिज्म, एड्रिनल विरलिज्म कहते हैं। समझ में आ गई ये वाली बात। फिर उसके बाद में अगर यदि इसकी मात्रा नर में अधिक हो जाए तो नर में अधिक होने पर, नर में अधिक होने पर उसमें मादा के समान लक्षणों का विकास हो जाएगा, मादा के समान लक्षण। और जब मादा के समान लक्षण नर में विकसित हो जाएंगे तो इसी कंडीशन को कहते हैं गायनेकोमेस्टिया। क्या कहेंगे, गायनेकोमेस्टिया। याद रह जाएगी, गायनेकोमेस्टिया। तो ये कितनी बीमारियां हो गई, 2 बीमारियां हो गई। गोनेडोकोर्टिकोइड की अगर यदि मादाओं में मात्रा बढ़ती है तो उसको कहते हैं एड्रिनल विरलिज्म, और अगर यदि नर में मात्रा बढ़ती है तो उसको कहते हैं गायनेकोमेस्टिया। अब यहाँ पर थोड़ी सी बातें और बता दूं कि अगर यदि मिनरलोकोर्टिकोइड की मात्रा बढ़ जाती है तो मिनरलोकोर्टिकोइड क्या काम करवाता है, सोडियम के, एल्डोस्टेरोन क्या काम करवाता है, सोडियम के अवशोषण को बढ़ाता है। और आपको मालूम हो तो जब नेफ्रॉन से सोडियम का अवशोषण अधिक होता है, नेफ्रॉन से अवशोषण अधिक होता है, तो नेफ्रॉन से सोडियम का, Na+ का अवशोषण अधिक हुआ है, तो उस सोडियम के साथ साथ में किसका अवशोषण होता है, जल का। और जब जल का अवशोषण अधिक होता है तो वो आवश्यकता से अधिक जल कहां पर जाएगा, हमारे ऊतकों में जाएगा, तो उससे ऊतकों में जल का संग्रहण हो जाएगा और इसी को कहते हैं ओडीमा। क्या कह देते हैं, ओडीमा। तो यहाँ पर आप लोगों को ये एड्रिनल ग्रंथि, उस एड्रिनल ग्रंथि के भाग और उस एड्रिनल ग्रंथि से कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं और किस हार्मोन के द्वारा क्या कार्य संपन्न होता है, आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अब इस एड्रिनल ग्रंथि के बाद में हम कुछ ऐसे अंग, कुछ ऐसी ग्रंथियां पढ़ने वाले हैं जो पूर्ण रूपेण अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं होती। जैसे पेंक्रियाज एक मिश्रित ग्रंथि होती है, इसके अलावा वृषण, अंडाशय, इसके अलावा प्लेसेंटा, जिनका कार्य तो कुछ और होता है लेकिन वो अपना मुख्य कार्य करने के साथ साथ में अंतःस्रावी ग्रंथियों के समान किसी न किसी हार्मोन का निर्माण करती है।